The topic today is Ind AS 105, that is non-current assets held for sale. And discontinue operations. जनरली आप जानते हो सभी कि हमारे पास जो नॉन करेंट एसेट्स होते हैं वो जनरली किस बात के लिए होते हैं? वो जनरली यूज करने के लिए होते हैं, वो सेल के लिए नहीं होते हैं। सेल करने के लिए क्या होते हैं? इन्वेंट्रीज होते हैं। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करें तो हमारे पास जो इन्वेंट्री होते हैं दैट इज जनरली हेल्ड फॉर सेल, बट जो नॉन करेंट एसेट्स होते हैं दैट इज जनरली हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन। बट इंड एस 105 जो है ये कहीं से बिल्कुल जेन्युइन सी बातें कर रहा है कि कई ऐसे एसेट्स होते हैं जो आप यूज कर रहे थे, अब थोड़ा पुराना हो गया हुआ एसेट्स, या टेक्नोलॉजी जो है ना मतलब अपग्रेड हो गया, तो टेक्निकल ऑब्सोलीट हो गया कोई एसेट्स, तो अब उसको यूज नहीं कर रहे हैं हम बिजनेस में और सेम टाइम उसको हम बेचना चाह रहे हैं। तो नॉन करेंट एसेट्स के तहत ऐसे एसेट्स जिसका एंटिटी यूज नहीं कर रही उसको बेचना चाह रही है, ये बात शेयर होल्डर्स को या किसी भी स्टेक होल्डर्स को बताना जरूरी है, इसलिए इंड एस 105 आया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे दिस स्टैंडर्ड specify the accounting for assets held for sale. And presentation and disclosure. Presentation and disclosure of discontinued operations. This is the objective of this Ind AS 105. नेक्स्ट पॉइंट है अपना डेफिनेशंस। डेफिनेशन की बात करें तो हमें जानना है कि क्या मतलब होता है एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, तो आप लोगों ने जो पढ़ रखा है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स इंड एस 36। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स इंड एस 36 ये बोलता है कि आपके पास जो एसेट्स है, आपके पास जो एसेट्स है जिसको आप बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को बोलते हैं हम कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू। तो उस वैल्यू को हम कंपेयर करते हैं किससे? या तो एसेट्स को मैं बेच दूंगा तो कितने पैसे आएंगे, या फिर एसेट्स को बिजनेस में यूज करूंगा तो कितने पैसे आएंगे। तो बिजनेस में तब यूज करोगे ना जब तुम उस एसेट्स का सही में यूज कर रहे हो। बट यदि इस इंड एस 105 की बात आएगी तो यहाँ तो उस एसेट्स को बिजनेस में यूज ही नहीं करना है, उस एसेट्स को क्या करना है बताओ? बेचना है। तो यहाँ पे यदि हम इम्पेयरमेंट चेक करेंगे तो हमें ये कहना है कि कैरिंग अमाउंट जो होगा नॉन करेंट एसेट्स का, उसका मुकाबला सिर्फ एक ही चीज से होगा कि उसको बेचेंगे तो कितना पैसा आएगा, ना कि उसको यूज करने से, है ना। तो इंड एस 36 भी यदि आप इस एसेट्स पे लगाओगे, यानी जिस एसेट्स के ऊपर तुम इंड एस 36 लगा रहे हो उसका मुकाबला जनरली दो चीजों से होता है, एक उसको बेच के कितना पैसा मिलेगा, दूसरा उसको यूज करके कितना पैसा मिलेगा। जो दोनों में ज्यादा होता है उसी वैल्यू को हम लेते थे। बट यहाँ पे क्या है कि चूंकि इस एसेट्स को हम क्या बोल रहे हैं कि इसका मुकाबला एक ही चीज के साथ होगा कि इसको बेच के कितना पैसा आएगा,
तो ऐसे एसेट्स को बोलते हैं हम नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। ठीक ना? तो लिखिए, बोल रहा है स्टैंडर्ड कि जो कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नॉन करेंट एसेट्स will be recovered principally from sale, from बेच के, बेचना है from sale and not from continue use। ये मतलब है एसेट्स हेल्ड फॉर सेल का। दूसरा डेफिनेशन देखना आपको, डिस्पोजल ग्रुप, मतलब किस ग्रुप को आप बेचना चाह रहे हो। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ एसेट्स एंड, हो सकता है इसके अंदर लायबिलिटी भी हो, एंड पॉसिबली some liabilities that an entity that an entity intends to dispose dispose of in a single transaction। किसी एक पार्टी को इसको हम बेच देंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज किसी ग्रुप। अब ये जो ग्रुप है, द ग्रुप कैन बी a single cash generating unit, or a group of cash generating units, or a part of cash generating unit। इसका मतलब क्या हुआ, कैश जनरेटिंग यूनिट्स के बारे में बताया था मैंने आपको कि वह एसेट्स, मतलब वह डिपार्टमेंट जो कहीं ना कहीं बिजनेस को कैश अर्न करने में हेल्प करता है। जैसे मान के चलो एक सिनेमा हॉल है, सिनेमा हॉल में मान लो कैंटीन है, या एक हॉस्टल है, हॉस्टल में जो कैंटीन है, या कॉलेज में भी कैंटीन होते हैं, तो ये कैंटीन कहीं ना कहीं कॉलेज को कैश फ्लो जनरेट करके दे रहे हैं। इसी को बोलते हैं हम कैश जनरेटिंग यूनिट्स। तो पूरे के पूरे कैश जनरेटिंग यूनिट्स आप बेचना चाह रहे हो, या फिर एक सिंगल कैश जनरेटिंग यूनिट्स बेचना चाह रहे हो, या फिर आप क्या करना चाह रहे हो, पार्ट ऑफ कैश जनरेटिंग यूनिट्स आप बेचना चाह रहे हो, तो इसको बोलते हैं हम डिस्पोजेबल ग्रुप। आगे चलिए, कई बार ये भी हो सकता है कि आप अपने सब्सिडरी को बेचना चाह रहे हो, या किसी ऑपरेटिंग सेगमेंट को बेचना चाह रहे हो, तो वह भी डिस्पोजेबल ग्रुप में आएगा। तो जरूरी नहीं कि अपना एक सिनेमा हॉल के तहत एक कैंटीन ही बेच रहे हैं, जरूरी नहीं है। सिनेमा हॉल मान लो पीवीआर है, तो पीवीआर अपना एक कैंटीन बेच रही है, तो वह भी आएगा डिसकंटिन्यू ऑपरेशन में। या पीवीआर ग्रुप जो है ना, किसी और ग्रुप में निवेश कर रखा है एज अ होल्डिंग कंपनी, और उस ग्रुप को बेच रही है, तो वह भी डिस्पोजेबल ग्रुप में आ जाएगा। तो नीचे लिखिए, और डिस्पोजल ग्रुप कैन बी
a subsidy or an operating segment and ये देखिए all the assets and liabilities of that subsidy or operating segment will be classified as held for sale. जैसे ही किसी सब्सिडी को या किसी ऑपरेटिंग सेगमेंट को आप बेच रहे हो तो फिर पूरे के पूरे उस ऑपरेटिंग सेगमेंट या उस सब्सिडी के जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उसको आप हेल्ड फॉर सेल ही दिखाओगे। कई बार क्या होता था कि जो गुडविल होता था उस गुडविल को आप अलोकेट करते थे कैश जनरेटिंग यूनिट्स के बीच में जो आपने इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स पढ़ रखा है। यस सर। तो लिखेंगे इफ गुडविल is allocated to CGU, cash generating units, CGU, then it should also be included within disposable group, within disposal group। मतलब गुडविल को भी आप हेल्ड फॉर सेल दिखाएंगे यदि आपने गुडविल को एलोकेट कर रखा है किससे, उस कैश जनरेटिंग यूनिट से। कैश जनरेटिंग यूनिट्स के लिए आपको इंडियस 36 याद करना पड़ेगा। यदि आपको इंडियस 36 याद नहीं आ रहा है तो सिंपल समझिए सबसी है, कोई सबसी को हमने एक्वायर किया था और वहां भी गुडविल अराइज होता है, तो गुडविल जो सबसी से रिलेटेड है उसको भी आप फिर हेल्ड फॉर सेल में ही दिखाएंगे। क्या नहीं यहाँ तक, आगे चलते हैं हम। द नेक्स्ट मैंने तो पढ़ाई नहीं थी। कोई बात नहीं, तो आप कैश जनरेटिंग यूनिट्स को छोड़ दीजिए। आपके लिए कहा मैंने कि जो आपके पास कोई सबसी है, मान लो तुम्हारी कंपनी को मैंने खरीद लिया तो तुम्हारी कंपनी का नेट एसेट्स कितने का था 120 करोड़ का और हम कितना पे कर रहे हैं 150। तो गुडविल जो मेरा 30 का आ रहा है बैलेंस शीट में वो क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे कंपनी को मैंने खरीदा। तो आज तुम्हारे कंपनी को मैं डिस्पोज करना चाह रहा सबसी को, तो फिर मैं अपने गुडविल को भी क्या दिखाऊंगा, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल में ही दिखाऊंगा ना। वही कहना। चलिए next part is the preconditions necessary to classify held for sale। क्या क्या कंडीशन है जिसके बेसिस पे आप एसेट्स को हेल्ड फॉर सेल दिखाएंगे, चाहे वो नॉन करेंट एसेट्स हो या डिस्पोजल ग्रुप हो। तो क्या क्या इसके कंडीशन है, ये कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे preconditions, preconditions necessary to classify held for sale।
तो लिखना आप फॉर अ नॉन करेंट एसेट्स NCA और disposal group to be classified as held for sale. Following conditions should be satisfied. Following conditions should be satisfied. ऐसे आप हेल्ड फॉर सेल नहीं बोल सकते जब तक ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो। तो सबसे पहला कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले बोला है कि उसको बिल्कुल आप बेचने के लिए तैयार हो, मतलब मस्ट बी अवेलेबल फॉर सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। मतलब जिस दिन उसको तुम क्लासिफाई कर रहे हो ना, उस दिन मतलब कोई भी आज के डेट में बायर मिल जाएगा तो उसको हम बेच देंगे। ऐसा नहीं कि उसको फैक्ट्री में भी यूज कर रहे हैं, बायर मिलेगा, बायर से आज एग्रीमेंट कर रहे हैं, 2 महीने बाद उसको फैक्ट्री से निकालेंगे फिर उसको बेचेंगे, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले लिखिए द नॉन करेंट एसेट्स या डीजी। डीजी मतलब समझ गए आप लोग, डिस्पोजेबल ग्रुप, मैं उसको डीजी बोलूंगा इस क्लास में। या तो एनसीए या डीजी, दोनों के लिए बात हो रही है। मस्ट बी अवेलेबल फॉर सेल इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। हाँ, कई बार क्या होता है कि उस एसेट्स का जो यूज करने का तरीका है उसको बोलते हैं कस्टमरी, सब्जेक्ट टू यूजुअल और कस्टमरी टर्म्स। मतलब एसेट्स तो हम बेचने को तैयार हैं, बट कुछ ऐसे ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको बिल्कुल अभी एक्टिव यूज से निकाल करके बिल्कुल उसको बेचेंगे नहीं, थोड़ा नेचुरली टाइम लगेगा, वो इस कंडीशन में है। तो कुछ कस्टमरी टर्म्स हैं कि उस एसेट्स का नेचर ही ऐसा है कि बिल्कुल उसे निकाल के बेच नहीं सकते, तो बात अलग है। अदरवाइज इट शुड बी टोटली अवेलेबल फॉर सेल, किसको आसानी से हम बेच सकते हैं। अच्छा, सेल करोगे तो ये कौन बताएगा आपको? तो सेल करेंगे ये बताने के लिए तैयार है हमारे पास कौन? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट तैयार है, या फिर कोई हम ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें बायर को अट्रैक्ट कर रहे हैं हम, या फिर एसेट्स को बिल्कुल मैंने एडवर्टीजमेंट दे रखा है। जो तुम्हारा कौन सा होता है जो ऑनलाइन होता है, कौन सा होता है वो? क्विकर.com मान लो, क्विकर पे ही कुछ बेचते हैं ना लोग। हाँ सर, बहुत है, OLX है, क्विकर है, OLX है, OLX क्विकर क्विकर भी है ना, carlo.com भी है। तो तुमने carlo.com पे अपना पुराना कार दे दिया और तुम्हारा टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है, तो हम बोल सकते हैं ना कि भाई तुम्हारा जो कार है वो इस पे देखी मैंने, किस पे? क्विकर पे, OLX पे। तो मतलब क्लियर है कि आप बिल्कुल उसको बेचने के लिए क्या हो? तैयार हो। या फिर मान लो किसी के पास लैंड है, तो लैंड बेचने के लिए वो सामने में एक मीटिंग कर रहा है जहां पे जो पोटेंशियल कस्टमर है सोसाइटी के, उस लोगों से बात कर रहा हूँ। या फिर मैनेजमेंट ने कमिटमेंट कर रखी है या प्लान कर रखी है कि आने वाले टाइम में इसको हम क्या करेंगे? बेचेंगे। मतलब ये 3 लक्षण आपको दिखना चाहिए, तभी आप बोल पाओगे कि ये एसेट्स जो है वो बिल्कुल अवेलेबल फॉर सेल है। तो लिखिए द सेल इज हाईली प्रोबेबल। द सेल इज हाईली प्रोबेबल। ये हाईली प्रोबेबल कहां से पता चलता है? तो इसका मतलब हुआ सर कि मैनेजमेंट आर कमिटेड, मैनेजमेंट आर committed
to a plan to sell the assets. B point, the assets is being actively marketed. The assets is being actively marketed. फिर सी पॉइंट है, देयर इज एन एक्टिव प्रोग्राम, देयर इज एन एक्टिव प्रोग्राम टू लोकेट अ बायर. चलिए, मतलब इसका मतलब हुआ कि जो सेल है वो हाईली प्रोबेबल है. हाँ, और ये प्लान है ना, ऐसा नहीं कि इस प्लान को जो है सो हम वापस ड्रॉ कर लेंगे कि चलो पहले प्लान था अब प्लान नहीं है. तो ये भी चांसेस है कि ये प्लान इट इज अनलाइकली 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 कहीं से चांस नहीं है, बेचना ही है. तो इट इज अनलाइकली दैट द प्लान विल बी सिग्निफिकेंटली चेंज और विल बी विथड्रॉन. तो फिर नीचे में लिख लीजिए, it is unlikely that. थर्ड पॉइंट. हाँ, थर्ड पॉइंट ये, ओके. it is unlikely that the plan will be significantly changed or will be withdrawn. मैंने क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा अपने आप को म्यूट रखिएगा, थोड़ा सा हेल्प करिए प्लीज. बाकी डॉट्स पूछना तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. चलिए, फिर आगे लिखना है आपको. जरूरी नहीं है कि इसको हम बेच करके पैसा ही लेंगे, जरूरी नहीं है कि इसको बेच के हम पैसा ही लेंगे. हो सकता है कि कई बार आप रिप्लेसमेंट करते हो, तो मान लो कोई पुराना नॉन करेंट एसेट्स है जिसको हमने दे दिया, और पुराने नॉन करेंट एसेट्स को हम बेच करके फिर हम क्या ले रहे हैं, कोई और एसेट्स ही ले रहे हैं. जरूरी है कि उसको हम कैश में ही बेचें. तो सेल ट्रांजेक्शन में फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी आ सकता है. तो सेल ट्रांजेक्शन, फोर्थ पॉइंट है ये, सेल ट्रांजेक्शंस इंक्लूड एक्सचेंज. एक्सचेंज भी इसमें चलेगा. आगे चलिए, फिफ्थ पॉइंट. अब इंडियस 10 मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है. इंडियस 10 मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था इंडियस 10 में, कि बैलेंस शीट डेट के बाद और बैलेंस शीट के अप्रूवल होने से पहले यदि कोई घटना होती है तो. याद आ रहा होगा आप लोगों को. बैलेंस शीट डेट जो होता है सोमिल, ये बैलेंस शीट डेट है, और बैलेंस शीट पे जो सिग्नेचर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, वो एजीएम होने तक होता है. तो मान लो कोई ऐसा मीटिंग है सोमिल जो यहाँ पेंडिंग चल रहा था, बट ये मीटिंग यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है और ये मीटिंग यहाँ पे क्लियर हुआ है. मतलब कोई इवेंट्स या कोई ट्रांजेक्शन जिसके कंडीशंस, जिसके इंडिकेटर्स यहाँ पे चल रहे थे, यहाँ फाइनल ना होकर के यहाँ फाइनल हुआ, तो भी ये काफी है कि भले ही ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुआ है, इस ट्रांजेक्शन को हम क्या मानेंगे, इस ट्रांजेक्शन को हम इसी साल के अकाउंट्स में दिखाएंगे. ये वाला ट्रांजेक्शन इस साल के अकाउंट्स में आएगा. ये आपको ध्यान रखना है कि ये ट्रांजेक्शन इस साल के अकाउंट्स में आएगा. और यहाँ जो बैलेंस शीट हमने तैयार कर रखी है उसको फिर से हम इसको इनकॉर्पोरेट करके ही दिखाएंगे. ये ट्रांजेक्शन इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो इंडिकेटर थे ये बैलेंस शीट डेट पे ही जल रहे
थे, ठीक ना, भले वो फाइनल नहीं हो पाया था। कहने का ये मतलब है कि मान लो ये 2020 है और ये 2021 है, और ये स्टार्टिंग कब हुआ होगा, 2019 में। तो 19 और 20 का जो बैलेंस शीट मैंने बना रखा है, और चूंकि उस बैलेंस शीट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल नहीं हुए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल कब होंगे, ये 31 मार्च 2020 है, मान लो 30 सितंबर कब होगा, 30 सितंबर ये ले लो, यहाँ पे 30 सितंबर 30 सितंबर 2020 को अप्रूवल होगा। तो 30 सितंबर 20 को जो अप्रूवल होगा वह तो 1920 वाले बैलेंस शीट का ही होगा ना, या नहीं होगा, होगा। तो 1920 वाले बैलेंस शीट के ही एसेट्स और लायबिलिटीज को हम एडजस्ट करेंगे इस वाले ट्रांजेक्शन को, यानी ये वाला ट्रांजेक्शन 20 और 21 में रिकॉर्ड नहीं होगा। भले ये ट्रांजेक्शन 2021 में हुआ है, बट ये ट्रांजेक्शन 2021 में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, इसका संबंध 1920 वाले ट्रांजेक्शन के साथ ही होगा। ये बात बोलता है इंडियस 110, सॉरी इंडियस 10, 110 नहीं, इंडियस 10। ओके सर। तो मतलब ये कि सर कोई ऐसा एसेट्स था जिसके सारे कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो गए, कब, 31 मार्च 2020 को, बट वो एसेट्स बिका कब, वो एसेट्स बिका मान के चलो 2 अगस्त को, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले। तो फिर 2 अगस्त 2020 को बिका है, तो वह 2021 के ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं होगा, उसे 1920 के ट्रांजेक्शन में ही रिकॉर्ड किया जाएगा एज पर इंडियस 10। तो लिखेंगे इसको, if the criteria for classifying a non-current assets या TZ held for sale occur after balance sheet date, यानी बैलेंस शीट डेट बनाने के बाद, बैलेंस शीट बन जाने के बाद, the non-current assets अब बताओ यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ आंसर दो, ये क्राइटेरिया कब हुआ, आफ्टर बैलेंस शीट डेट ना, बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ ना। यदि ऐसा होता कि क्राइटेरिया यहाँ एस्टेब्लिश हो जाता बैलेंस शीट डेट पे या बैलेंस शीट डेट से पहले, तब तो हम कब लेते, तब तो इसी डेट पे ले लेते या नहीं ले लेते। बट क्राइटेरिया कब हुआ, बैलेंस शीट डेट बनाने के बाद हुआ है, ये सिर्फ क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। तो इफ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग अ नॉन करेंट एसेट्स या फिर सर नेक्स्ट ईयर में लेंगे फिर, हाँ, held for sale occur after balance sheet date and the non-current assets should not be shown as held for sale। यदि क्राइटेरिया ही बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है, मतलब बैलेंस शीट पे इसके इंडिकेटर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तभी आप कुछ इंफॉर्मेशन यदि देना है आपको इंडियस 10 के हिसाब से, तो वह इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। However, certain information should be disclosed. Certain info should be disclosed about NCA
या डीजी एज पर इंड एस 10। यदि कोई इंफॉर्मेशन देना आपको डिस्क्लोजर में तो वह इंफॉर्मेशन आप दे सकते हो। चलिए, कई बार क्या होता है कि किसी एसेट्स को मैंने हेल्ड फॉर सेल कर दिया था। अब हेल्ड फॉर सेल तो कर दिया मैंने, बट अभी भी क्या हुआ कि 1 साल कंप्लीट हो गया। हेल्ड फॉर सेल डिक्लेयर करने के बाद भी क्या हुआ कि 1 साल कंप्लीट हो गया और अभी तक ये नहीं बिका है। तो सर क्यों नहीं बिका? क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए जो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, तो भी इसे हम हेल्ड फॉर सेल ही मानेंगे। ऐसा नहीं है कि 1 साल नहीं बेच पाए इसको 1 साल के अंदर तो इसका नेचर चेंज हो जाएगा। इसको हम तब भी क्या मानेंगे? हेल्ड फॉर सेल ही मानेंगे, प्रोवाइडेड कि क्यों नहीं बिका, तो नहीं बिकने का जो रीजन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सवाल में पूछ देगा कि मान लो एक एंटिटी है, उसने एसेट्स हेल्ड फॉर सेल मान रखा था पिछले साल बैलेंस शीट में, साहब आज 1 साल से ज्यादा हो गया है और अभी तक नहीं बिका है, तो क्या उस एंटिटी को जो नेचर है उसको मतलब रिक्लासिफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? द आंसर इज नो। हाँ, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सर नहीं बिकने का जो कारण है उसको ढूंढ लिए। नहीं बिकने का कारण ऐसा है कि वो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। एंटिटी तो पूरा प्रैक्टिस कर रही है, एंटिटी ने एडवर्टीजमेंट करवा रखे हैं, एंटिटी ने बायर को लोकेट करने के प्रोग्राम करवा रखे हैं, एंटिटी ने पूरा प्लानिंग कर रखी है, तो फिर उसे हम हेल्ड फॉर सेल ही मानेंगे, भले वो नहीं बिका। हाँ, एंटिटी ने ही प्लान वापस ले लिया, प्लान तुमने वापस कर लिया कि नहीं अब नहीं बेचना है। अब कोविड-19 में क्या हुआ कि कैश नहीं हमारे पास, इसको बेचेंगे तो कैश आएगा, बट कोविड-19 के चलते कोई अच्छा बायर नहीं मिल रहा है, मान के चलो कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है, सामने वाले के पास ही कैश नहीं है जिसको तुम बेचना चाह रहे हैं, सामने वाला कम पैसा दे रहा है, तो अपना तुम चेंज कर सकते हो प्लान। तो ये जो प्लान तुम चेंज कर रहे हो ये तो तुम्हारे कंट्रोल में है, तो फिर तुमको रिक्लासिफाई शायद करना पड़े, बट बायर नहीं खरीद रहा, हम पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, तो फिर हमारी गलती नहीं है, इसे हम हेल्ड फॉर सेल ही मानते रहेंगे। ठीक है, तो एन एसेट्स कैन still be classified, and assets can still be classified as held for sale even if the sale has not taken place. The sale has not taken place within 1 year. Within 1 year, 1 साल हो गए और इसको हम बेच नहीं पाए। अब क्यों नहीं बेचे आप, क्या इसके रीजन है? However, the delay must have been caused by events या फिर circumstances beyond the entity control. Beyond the entity control. और एंटिटी अभी भी कमिटेड कर रखी है कि वो अपने ग्रुप को बेचना चाह रही है, एनसीए को बेचना चाह रही है, एंड there must be sufficient evidence that entity is still committed to sell the assets.
और डीजी। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट? बताओ सर इसको समझे या नहीं समझे? मैंने पूछा मोनिका से कि चलो 1 साल तुम्हारे कंप्लीट हो गए एमबीए के, अभी तक जॉब क्यों नहीं लगे? क्या तुम जॉब नहीं करना चाह रहे? मोनिका क्या बोलेगी कि सर कैसे जॉब लगेगी सर, मैं तो पूरा प्रयास कर रही हूँ ना। अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, अभी पूरे वर्ल्ड में जो है सो क्या चल रहा है, रिसेशन चल रहा है। ठीक है, मैं तो प्रयास कर रही ना। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसने अपना प्लानिंग ही चेंज कर लिया कि जॉब नहीं करना, प्रैक्टिस करनी है या अपना बिजनेस करना है। सिंपल सी बात यहाँ भी है या नहीं? बताओ। यस सर Yes, sir. चलिए, तो ये आप जो भी लिख रहे थे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए। डिस्पोजेबल ऑफ सब्सी। सब्सी को यदि आप बेचते हो तो आपने सब्सी को बेचने के लिए, याद है हमने पढ़ा रखा है आपको, आज रिवाइज कर लेना। मान लो किसी सब्सी में 80% शेयर है, किसी सब्सी में सोमिल कितना परसेंट शेयर है? 80%, तो एनसीआई जो है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 20%, 20 अब मैं डिस्पोज कर रहा हूं, अब मैंने क्या 20 या 10% शेयर मैंने बेच दिए। तो जैसे ही 10% शेयर में डिस्पोजेबल ग्रुप या सब्सी का बेच दूंगा तो मेरा एनसीआई क्या हो जाएगा? बताओ, बढ़ जाएगा ना? बढ़ जाएगा 30%, बताओ, 30%। ये बता दिया था मैंने या नहीं बताया था? यस बताया सर था, नहीं याद आ रहा तो एक बार कॉपी देख लीजिएगा आप लोगों ने नहीं पढ़ बताया रखा है। था। बताया Yes, था, बताया था। बताया था। ये पॉइंट डन है अपना। डिस्पोजल ऑफ सब्सी एट कंसोलिडेशन लेवल। जब कंसोलिडेशन करेंगे आप तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और आपका जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसमें चेंज हुआ तो एनसीआई भी आपका क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलिए। कई बार क्या होता है, कई बार अपने एसेट्स को आप बांट देते हो ओनर्स को, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू ओनर्स। आपने इनकम टैक्स में इसको पढ़ रखा है, क्या जानते हो? डीम्ड डिविडेंड यस सर पढ़ रखा है ना? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या वो Yes, कंपनी जो 222. क्लोजली हेल्ड कंपनी है, यदि वो हम्म। बांट देती है एसेट्स को अपने मालिक के बीच। 222 का ए है ना? यस Yes, sir. ए फॉर एसेट। एफ फॉर एसेट, वेरी गुड। एफ फॉर एप्पल भी, यस। चलिए, Assets. हाँ एसेट सही है, सही कहा उसने। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड, जो इंडिया से 105 पढ़ रहे हैं, एन एंटिटी shall classify एनसीए नॉन करेंट एसेट्स या फिर डीजी डिस्पोजेबल ग्रुप एज एचएफ हैज held for sale only if क्या बताया मैंने? इफ, बोलो, इसका जो कैरिंग अमाउंट है इसको आप रिकवर करोगे ना? कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स या फिर डीजी विल बी रिकवर्ड। अभी बताया मैंने, थ्रू सेल ना, बेच के ही रिकवर करना है ना इसको, या नहीं करना है? Yes, sir. रेदर देन कंटिन्यूअस यूज, इसको यूज नहीं करना है। यही प्रिंसिपल है ना इस इंडेस का। और सेल में क्या था? सेल में क्या था? एक्सचेंज भी था। बोलो, तो यदि मैं ओनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो क्या ये इंडियस 105 में आएगा या नहीं आएगा? नहीं नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा बताओ? चेंज थोड़ी ना कर रहे। अच्छा, सेल नहीं कर रहे हैं तो दूसरा लाइन देखो, जज बनो जज। तो मिल जज बनोगे तभी तो पकड़ोगे लोगों को
जज करो ना लाइन को, सेल नहीं कर रहे हैं ठीक है, मान के चलो, ठीक ना, बट ये भी तो है ना कि आप इसको कंटिन्यूअस यूज नहीं करोगे, ये भी तो लाइन है या नहीं है? है रेदर देन कंटिन्यूअस यूज। तो मैं तो एसेट्स यूज नहीं कर रहा, मैं दे दिया, किसको दे दिया? उसको ऑनर्स को ओनर्स Owners को। को। तो बिजनेस में तो यूज नहीं हो रहा ना, नहीं, भी एक ट्रस्ट के लिए हो गया। है नहीं? तो बिजनेस में तो यूज नहीं हो रहा। तो ये प्रोवाइडेड डेट की, चलो मान के चलो, तुम बोलो सौमिल, यहाँ सर यदि आप इसको बेचना चाह रहे थे, इसके कंडीशंस जो थे, प्री कंडीशंस, उसको आपने क्या किया? मीट किया। बट तब Yes. जाके लगा आपको कि यदि हम डिविडेंड डिविडेंड देते तो कंपनी का कैश जाता, तो कंपनी ने इस बार नॉन कैश डिविडेंड दे दिया, ये भी एक तरीके से नॉन कैश डिविडेंड ही हुआ। तो फिर डेफिनेशन को देखते हुए और बाकी यदि आप कंडीशंस फुलफिल कर देते हो, तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू ओनर इज कवर्ड बाय इंडिया 105, ये इंडिया 105 में कवर्ड हो जाएगा। तो सर ये डीम डिविडेंड भी है और ये इसमें दोनों में कवर होगा? हाँ, तो टीम डिविडेंड तो अलग चीज है, तो आप इनकम टैक्स में पढ़ते हो ना, बाद बाकी यदि आप इसको 105 में दिखाओगे बैलेंस शीट में, अकाउंटिंग में, अच्छा। तो नीचे में लिख लो आप, ठीक है? एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स ओनर, एसेट्स हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स ओनर सेटिस्फाई द डेफिनेशन, ठीक है? satisfy the definition that carry amount is not recovered through continuous use, so it shall be covered by India 605, मतलब कवर्ड है, इंडिया 605 में कवर्ड हो जाएगा। ओके सर। यस मान लो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे के पास एक, मतलब मान के चलो पुराना इंजन है, आपने देखा है कोयले वाला इंजन कभी जीवन में? कोयला पे भी ट्रेन चलता था पहले, कोल पे, वह Yes, इंजन sir. देखा आपने? मान लो वह इंजन रेलवे ने क्या किया है, म्यूजियम में रख रखा है, तो म्यूजियम में यदि रख रखा है 100 मिल, तो क्या वो कवर्ड होगा इंडिया 605 में? हाँ, ओह माय गॉड, कैसे? नहीं 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 होगा सर, सेल के लिए नहीं है वो सेल के हैं तो ऐसे। तो यूज के मैं- लिए है क्या? हाँ हाँ हाँ, सौमिल आंसर देगा आप, तो यूज के लिए है क्या? यूज के लिए नहीं कहा है ना, है ना, यूज भी तो हाँ। नहीं कर रहे हैं। वही तो यदि आप बाकी कंडीशन देखो तो कवर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर सर हमने सेल के लिए थोड़ी ना रखा, उसको तो ऐसे ही म्यूजियम में ऐसे ही लगा दिया। तो यूज भी तो नहीं हाँ, कर रहे हो ना तो यूज business भी में। तो नहीं करेंगे। आप दूसरा पार्ट देखो ना, दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि बिजनेस में तो यूज उसका नहीं हो रहा है, नहीं होना वही तो। ठीक है? तो इसके ऊपर जो है ना, ये मतलब इंडियस भी क्लियर नहीं है। इंडियस बोल रहा है कि मे बी कवर्ड, मे भी कवर्ड, मतलब शुड भी कवर्ड नहीं लिखा हुआ है, मे भी कवर्ड, हो सकता है नहीं हो सकता है, इंडियस खुद का यहाँ पे कंफ्यूज है, ठीक है? तो यहाँ मैं लिख लूंगा मे बी कवर्ड। सर 2B के बाद क्या लिखा है? एबेंडन्ड, ओके एबेंडन्ड मतलब छोड़ दिया हमने उसको, है ना? मे बी कवर्ड बाय इंडिया 105, क्योंकि बेचा तो नहीं है, तो बिजनेस में यूज भी तो नहीं कर रहे हो आप उसको। क्लियर? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि कोई एसेट हमने बेचने के लिए रखे, काफी टाइम से बिक नहीं रही, तो हम कई बार यूज भी कर लेते हैं उसको। नहीं नहीं, तो- यूज करोगे तब तो फिर दिक्कत है। देखो, बेचने के लिए रखे हो ना, अभी कोई आएगा तो बेच दोगे ना, यूज कर रहे हो अलग बात है, बट कोई यदि आएगा तो उसको रोकेगे नहीं ना, यस तो ये सर। नहीं बोलोगे ना 2 महीना तुम रुक जाओ उसके बाद बेचेंगे, तो आपको नहीं। यूज का, हाँ, तो ये पहला जो आपको मैंने कंडीशंस बताया, वही कंडीशंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रेजेंट कंडीशन में कोई भी यदि बाहर आ जाए ना, तो आप उसको तुरंत बेच दोगे, ऐसे ओके। आप यूज कर रहे होगे, ठीक है? बट सामने वाला बायर आएगा तो बायर को आप रोकोगे नहीं। मान लो तुम्हारा carlo.com पे तुमने अपनी गाड़ी दे रखी है सीमा, है ना, और कोई अभी बायर आ गया तो तुम उसको क्या बोलोगे? अच्छा नहीं नहीं नहीं, मुझे ना अपनी ससुराल जाना है कल, है ना, तो कल मैं ससुराल से आऊंगी फिर उसके बाद बेचूंगी। या फिर अभी प्रोग्राम है, शादी में जाना है, 15 दिन तो मुझे शादी में ही लग जाएंगे, उसके बाद आप आओ, उसके बाद देखेंगे, ऐसा नहीं है। वो आया ना, नहीं। उसको बेच हम दो, दे रहे बस। रास्ते में मिले ना, बेच दो उसको, उधर जाओ, बस पकड़ लो, हरियाणा रोडवेज वाली, बट कार बेच दो। ये कुछ ज्यादा हो गया, बट उसको हम बेच देंगे, हाँ, उसको एक्सक्यूज कोई नहीं। बात हैं।
ये उतर गई है तो पकड़ ली इसने हरियाणा रोडवेज मोनिका ने, नहीं पकड़ना है। मतलब इजिली हम बायर को बिना हम डेफरमेंट किए हुए, बिना उसको तकलीफ पहुंचाए हुए उसको हम बेचने को तैयार है, वो तुरंत खरीद लेगा। ओके। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ एनसीए, measurement of non current assets या फिर डीजी हेल्ड फॉर सेल। इसका मेजरमेंट कैसे होगा? तो मेजरमेंट जैसा एसेट्स है वैसे ही मेजरमेंट होगा इसका। मतलब पीपीई है तो पीपीई का मेजरमेंट कैसे आप कर रहे थे? इंडेक्स किसके हिसाब से? 16। 16 के हिसाब से, है या नहीं? यस सर। कोई एग्रीकल्चर एसेट्स है 41। 41 बट 41 में जो है ना, 41 का अलग है, 41 पे अप्लीकेबल नहीं होगा मेजरमेंट, क्योंकि 41 बिल्कुल अलग है। देखो पढ़ाया था मैंने कल कि बिल्कुल Yes. फेयर वैल्यू पे हम काम कर रहे थे, है ना? तो Yes, sir. 41 पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब कुछ ऐसे इंडियस है ना, वो कहाँ कहाँ अप्लीकेबल नहीं होंगे, पहले ये देख लो। जनरली तो बोल रहे हैं कि यदि आप इसका मेजरमेंट कर रहे हो तो इसका जो रिस्पेक्टिव इंडेक्स है उसी के हिसाब से होगा। जैसे पीपीई का क्या है, 16 है ना? इंटेंजिबल एसेट्स का कौन सा है? 38। 38 है। उसके बाद कंसोलिडेशन ऑफ सब्सिडी का कौन सा है? 110। 110। बोल रहे हैं कि रिस्पेक्टिव, मतलब जो ग्रुप है तुम्हारा सब्सिडी उसी ज्वाइंट वेंचर भी के था उसका, तो जो रिस्पेक्टेड तुम्हारा ये है मतलब इंडियस है उसी के हिसाब से होगा, एक्सेप्ट दीज इंडियस, मतलब ये इन एसेट्स को छोड़ के। ओके तो लिखेंगे पहला पॉइंट, रूल फॉर मेजरमेंट। इसकी वैल्यू हम कैसे दिखाएं? बिफोर क्लासिफाइंग इनटू एचएफएस। यदि मैंने इसको हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई नहीं किया है तो उस केस में क्या होगा? तो इट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, it would have been recognized as per applicable index, जो भी इंडेक्स होगा उसके हिसाब से। जैसे इन्वेस्टमेंट्स है ना? इन्वेस्टमेंट्स का इंडेक्स कौन सा था? 40 था ना? 40। अभी हमने पढ़ा था ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, Yes, sir. लैंड या बिल्डिंग और गोल्ड, जिसको बेचना है किस बात के लिए? कैपिटल एप्रिसिएशन करके बेचना है या फिर उसको रेंट के लिए हमने रखा है, रेंट के लिए। तो उसका अपना इंडेक्स 40 के हिसाब से इनिशियली रिकॉग्निशन होगा। बट यदि आप उसको क्या कर देते हो, ये क्या था? ये तो अभी क्या लिखा आपने, रूल फॉर मेजरमेंट बिफोर क्लासिफाइंग इनटू एचएफएस। बट एक बार यदि उसे आप एचएफएस में क्या कर देते हो, कन्वर्ट कर देते हो, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रॉम द डेट, फ्रॉम द डेट they are classified, they are classified into HFS। यदि उसको हम HFS में कन्वर्ट कर दिए तो उस दिन से क्या होगा? तो इसके लिए उन्होंने बोला यदि आपने उसको HFS में कन्वर्ट कर दिया तो रूल नंबर 1, ये कई सारे रूल है उसको ध्यान से लिखना। रूल नंबर 1, where NCA या DG are classified HFS, they are measured at
लोअर ऑफ तो पहला पॉइंट क्या होगा लोअर ऑफ के लिए? कैडिंग अमाउंट तो होगा ही होगा, बैलेंस शीट में है तो कैडिंग अमाउंट तो इसका होगा ही। और उसके बाद इसको क्या करेंगे सौमिल? बेचेंगे। फेयर बेचेंगे वैल्यू। तो पैसा आएगा, Yes, sir. तो बेचेंगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल, बेचने पे जो खर्चा होगा ना ब्रोकर कमीशन, उसे माइनस करके, तो इस दोनों में जो कम होगा उसी लोअर वाले वैल्यू पे आप एचएफएस को, सॉरी एनसीडीजे जो एचएफएस के लिए आपने क्लासिफाई कर रखा है उसको दिखाओगे। क्लियर? यस सर। ये रूल 1 था, लिख रहे हो ना आप लोग? यस यस सर। सर। रूल 2 Yes, sir. रूल 2, the measurement provision of India's 105 do not apply to फॉलोइंग। यहां अप्लाई नहीं होता, तो कहां का अप्लाई नहीं होता? ये अप्लाई नहीं होता डेफर्ड टैक्स एसेट्स के ऊपर, डीटीए। क्यों अप्लाई होगा? डीटीए अलग चीज है ना, यस सर। तो मतलब वाली बात ही Yes, नहीं sir. है। एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट, याद है? एम्प्लॉय के जो सर। पैसे जो उनको हम पोस्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट या लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो देते थे उसको हम मार्केट में पैसा लगाते थे ना, यस सर। क्या बोलते थे उसको? प्लान एसेट्स। Yes, sir. तो एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट, इसका कौन सा इंडियस था? 19। इंडियस था 19। और डीटीए का इंडियस कौन सा था? 12। 12। तो इसके ऊपर हेल्ड फॉर सेल लगेगा नहीं, मतलब ये स्टैंडर्ड ही नहीं लगेगा। बायोलॉजिकल एसेट्स, अरे भाई थोड़ा ऊपर करना। बस एक सेकेंड, बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर क्या लग जाता है? कल पढ़ा था हमने 41। 41 के ऊपर कभी भी इंडियस 105 नहीं लगेगा। अच्छा, इन्वेंट्री के ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि इन्वेंट्री तो नॉन करेंट एसेट है ही नहीं, तो मैं लिखवा भी नहीं रहा, वो लिखना ही बेवकूफी होगा ना। इन्वेंट्री के ऊपर नहीं लगेगा, ये मैं क्यों बोलूं? तो नाम ही उसका है ना नॉन करेंट एसेट्स। हाँ, ये सारे नॉन करेंट एसेट्स हैं, डीटीए है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट, बायोलॉजिकल एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स होते हुए भी इनका नेचर जो है वो कुछ अलग है, इसलिए इसके ऊपर हेल्ड फॉर सेल इंडिया 105 नहीं लगेगा। और ईबी का मतलब क्या है इसमें? एम्प्लॉय बेनिफिट, ओके। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी ये नहीं लगेगा क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सेपरेटली आप इंडिया 109 में 109। देखते हो। कवर हो जाता है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी नहीं लगेगा, क्योंकि उसका बेचना उचना, उसका मैच्योरिटी उच्योरिटी ये अपना कॉन्ट्रैक्ट में खुद डिफाइन होता है ना, यदि आप इंश्योरेंस करवाते Yes, हो तो। 104 है इंश्योरेंस के लिए। डन? यस सर। चलिए रूल 3, रूल 3 क्या बोलता है कि मान लो तुम 1 साल के बाद बेचोगे एसेट्स को, कब बेचोगे? 1 साल के बाद। 1 साल बाद। तो बेचोगे 1 साल बाद, तो जो खर्चा होगा ना बेचने पे, क्योंकि अभी तो तुमने कहा कैरिंग अमाउंट, तो कैरिंग अमाउंट तो अभी भी अवेलेबल है, कैरिंग अमाउंट 1 साल के बाद भी अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि आप डेप्रिसिएशन लगा रहे होगे मान के चलो। बट तुम बोल रहे हो 1 साल के बाद बेचेंगे तो कैरिंग अमाउंट तो चाहिए चाहिए, और क्या चाहिए? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल। बोलो। यस सर। जो कॉस्ट टू सेल है ना, उस कॉस्ट टू सेल को आप किस पे लोगे? प्रेजेंट वैल्यू पे लोगे, मतलब डिस्काउंटिंग करने के बाद लोगे।
when the sale is expected to occur in over a year time, in over a year's time. The entity should measure the cost to sell. The entity should measure the cost to sell at its present value. यदि प्रेजेंट वैल्यू मान के चलो बढ़ जाता है या घट जाता है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा एज अ फाइनेंस कॉस्ट. चेंज इन present value shall be transferred to profit and loss account as finance cost. बताओ यहाँ तक डन है. यस सर. सिर्फ इसके- थर्ड पॉइंट दोबारा बताना रूल. रूल सिंपल है ना. मान लो एक साल बाद पीवी तुम्हारा आ रहा है 12,000 बट हो गया एक्चुअली में 13,000. जो तुमने रिकॉग्नाइज कर रखा है 12,000 बट पेमेंट कितना किया तुमने 13,000. तो एक्स्ट्रा किया ना आपने 1,000. यस यस उस एक्स्ट्रा को क्या मानेंगे हम? फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट मानेंगे. ठीक है. तो इसके 6 रूल है. 3 रूल हमने कर लिया है. बाकी 3 रूल और हैं. ठीक है. और 2-3 और डिस्क्लोजर है जिसको हम कल करते हैं मॉर्निंग में. ठीक है ना. इतना Okay, रहने sir. दीजिए. सर मुझे इंडेक्स 10 की वो आपके पास रिकॉर्डिंग तो मुझे सेंड कर दो. इसका रिकॉर्डिंग इंडेक्स 10 वो थोड़ा सा रह गया था मेरा.